बैंकिंग फाइनेंस और उसके अंदर भी बैंकिंग सेक्टर की हम लोग बात कर रहे थे। पिछले लेक्चर में नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स और उसके रिलेटेड टॉपिक खत्म करिए। अभी ब्रेक पे जाने से पहले इनकम्प्लीट ट्रांसमिशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी वो मुद्दा खत्म किया। अभी इधर आते हैं प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग फ्रेमवर्क और उसके सर्टिफिकेट। एज सच ये चीज भी पहले थियरी में कवर कर दी है, बट 1 अप्रैल 2015 से उन्होंने एक नया कुछ नॉर्म्स में अपडेट किया जो कि पुरानी स्लाइड्स के अंदर नहीं है, तो जल्दी से देख लेते हैं। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग मतलब क्या? बैंक वाले लोन में पैसा तो घुमाए, लेकिन उसे किसानों को कोई अगर हायर एजुकेशन परस्यू करना चाहता है, ऐसे खादी विलेज कॉटेज इंडस्ट्री, उनको अगर लोन में पैसा ना जाए तो वो ग्रोथ तो लाएगा बट इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं लाएगा, तो इनके लिए भी कुछ करना पड़ेगा और भाई ने सोचा कुछ नया करना पड़ेगा। तो अप्रैल 2015 तब से वो कुछ उन्होंने अपडेट किया। पीएसएल का बेसिक फंड आपको पता है कि पूरे साल जो भी लोन में पैसा घूमेगा उसका सम परसेंट इट हैज टू गो इन द प्रायोरिटी सेक्टर्स की वो वीकर सेक्शन, स्मॉल मार्जिनल फार्मर वगैरह वगैरह। तो पहले तो सवाल कि ये किसको लागू होता है पीएसएल? शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स या फिर कि ऐसे फॉरेन बैंक जिनकी भारत में 20 या 20 से अधिक ब्रांच है, उनके ऊपर लागू होगा क्या कि साल के अंदर 40% ऑफ एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट और ऑफशीट बैलेंस एक्सपोजर, और इन दोनों में से जो भी हाई हो उसका 40% प्रायोरिटी सेक्टर में जाना चाहिए। लेमन टर्म्स में कि लोन में जितना पैसा साल में घुमा रहे उसका 40% कहीं जाना चाहिए प्रायोरिटी सेक्टर में। एक बात इधर सवाल कि रीजनल रूरल बैंक का क्या मसला है? उनको अपना जो भी साल में घुमाते उसका पहले था कि 60% पैसा पीएसएल में डालना था। अपडेटेड नंबर ये है कि 75% ऑफ दैट लोन शुड गो टू प्रायोरिटी सेक्टर। ये एक तरफ। उसके सामने ऐसे फॉरेन बैंक्स जिसकी भारत में 20 से ब्रांच कम है, उनके ऊपर क्या लागू होगा? 2015 में 32%, फिर 16 में थोड़ा बढ़ाएंगे, बढ़ते बढ़ते 2020 तक उन्होंने भी 40% पीएसएल कोटा उन पे भी लागू होगा, बट इन अ फेज मैनर, हर साल थोड़ा थोड़ा बढ़ते जाएगा। अब उनकी अब समस्या क्या है हमने देख लिया कमर्शियल बैंक वालों की कि डिपॉजिट और क्रेडिट ग्रोथ में पैसा हमको कम दिख रहा है, तो प्रायोरिटी सेक्टर में भी क्वांटिटी वाइज पैसा कम जाएगा और इंक्लूसिव ग्रोथ पहले से कम आएगा, सो ऑन। अब ये 2015 से जो कैटेगरी आई देख लेते हैं। स्टार मतलब कि वो नई कैटेगरी। अगर बैंक किसी माइक्रो फाइनेंस एजेंसी को पैसा दे और वो नीचे जाके किसी किसान को लोन में पैसा दे, देन इट इज ऑल्सो काउंट इन द कोटा ऑफ दैट बैंक। कैटेगरी कौन कौन सी है कि पूरे साल जो भी लोन में पैसा घुमाएगी तो कमर्शियल बैंक को उसका 10% वीकर सेक्शन को देना पड़ेगा, 10% एग्रीकल्चर को देना पड़ेगा और अलग से 8% स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को देना पड़ेगा। अब व्याख्या, मार्जिनल फार्मर किसको बोलोगे? जिसका लैंड होल्डिंग अप टू 1 हेक्टर है। स्मॉल फार्मर किसे बोलोगे? जिसको 1 हेक्टर से ज्यादा अप टू 2 हेक्टर जिसकी जमीन है, दैट इज स्मॉल फार्मर। ये स्टार मतलब कि नई कैटेगरी आ गई। ऐसा क्यों किया? ताकि बड़े किसानों को ही उसका सारा लाभ ना मिले, इनका भी ख्याल रखा जा सके। देन माइक्रो एंटरप्राइजेस, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री, ये भी मेरे ख्याल से नया डाला गया। वहां पर कि 7.5% उतना लोन उधर जाना चाहिए। ये तो है। और सभी दूसरी पीएसएल कैटेगरी जिसमें ये लोग भी आ गए, प्लस रिन्यूएबल एनर्जी, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, XYZ, वो सारा वहां पर जाए थोड़ा 4.5%। और आप टोटल करिए 10 + 10 20 और ये सारा, तो जवाब आपको मिल जाएगा 40%। मतलब साल का जो भी लोन में घुमा उसका 40% पीएसएल में जाना चाहिए और वहां पर भी कोटा फिक्स है 10%, 10%। और ये दूसरी बात, ये 10% इसका नहीं, पूरे 100% का 10% वहां पे जाना चाहिए। एक ये कि शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक के ऊपर क्या है, ओवरऑल पीएसएल टारगेट है और कैटेगरी वाइज भी टारगेट उनपे दिए गए हैं। अब फॉरेन बैंक्स जिनकी भारत में 20 या उससे अधिक ब्रांच है, उनके ऊपर क्या है? उनके ऊपर कोटा में ये है 2018 तक धीरे धीरे फेज वाइज लागू करेंगे। कुछ चीजों में ऐसा है कि 2018 के बाद हम रिव्यू करेंगे और ठीक लगा तो वो डालेंगे वगैरह। खैर अपनी बैंक की परीक्षा में ये सब याद करना यूपीएससी में उतना काम का नहीं, बट ओवरऑल क्या है कि फॉरेन बैंक के ऊपर भी लागू होगा, बट धीरे से। अब ऐसी फॉरेन बैंक जिनकी भारत में 20 से ब्रांच कम है, उनके ऊपर क्या? हमने देख लिया कि फेज वाइज तो उन्होंने भी 40% तक पहुंचना है बाय 2020। इंटरनल कोटा का उनके ऊपर इतना जोर नहीं है। अब उसकी 20 से कम ब्रांच है तो वो कहाँ किसी स्मॉल मार्जिनल फार्मर को ढूंढने जाए और लोन दे, राइट? तो ऐसे अलग अलग कोटा उनपे नहीं है। अब सवाल कि ये वीकर सेक्शन जो आपने यहाँ पर बोला 10% जाना चाहिए, वीकर सेक्शन मतलब क्या? स्मॉल फार्मर वो भी गिनेंगे, मार्जिनल फार्मर वो भी गिनेंगे, डिस्ट्रेस फार्मर मतलब उसने कहीं पे लोन लिया है और वहां पर बकाया है और इज डिस्ट्रेस, महिला 1 लाख तक की लोन लेने के लिए आए, SC ST PH एंड माइनॉरिटीज,
आर्टिसन, कॉटेज, विलेज इंडस्ट्री 1 लाख तक का जिनका धंधा हो। नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, फिर मैनुअल स्कैवेंजर का रिहेबिलिटेशन किया जाए तो फिर उनको कुछ नया रोजगार करना, उसके लिए लोन में पैसा दिया, दे आर ऑल्सो काउंटेड एज वीकर सेक्शन। और महत्व की बात, प्रधानमंत्री जनधन योजना, वहां पर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है, मतलब आपके बैंक के खाते में पैसा ना भी हो तब तो भी आप 5,000 तक उठा सकते हो। इट इज फॉर सिलेक्टेड कैटेगरी, गरीब लोग और जो कि रेगुलर उनका मेंटेनेंस हो बैंक का। अब यदि कोई बैंक 5,000 तक की इनको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देती है तो वो भी वीकर सेक्शन वाले में काउंट कर देंगे, लेकिन शर्त ये कि वो हाउस होल्ड कैसा होना चाहिए, गरीब होना चाहिए। मतलब अगर ग्रामीण इलाके में है तो उसका एनुअल इनकम लाख रुपए से ज्यादा ना हो, शहरी इलाके में तो 1.6 लाख से ज्यादा ना हो। ऐसे गरीबों को ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी आप प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट में दोगे तो वो भी आपके पीएसएल टारगेट के अंदर हम गिन लेंगे। और सवाल ये पीएमजेडीवाई क्या है, L1 P8 पूरी थियरी पढ़ा दी है। 2015 में इससे कठिन सवाल भी पूछ लिया कि प्रधानमंत्री जनधन योजना हैज बीन लॉन्च फॉर, ऑप्शन ए मकान के लोन गरीबों को देने के लिए, सस्ते ब्याज पे देने के लिए ये दिया गया है। दूसरा ऑप्शन प्रमोटिंग वीमेन्स सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इन द बैकवर्ड एरियाज, सी प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल हेल्प टू मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी, एंड डी प्रमोटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन इन द कंट्री। स्वाभाविक है डी, ये लास्ट वाला ही जवाब होगा। गरीब लोगों को लोन के लिए ये चीज नहीं है, महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप को वो भी उसका प्राइम टारगेट नहीं है, मार्जिनाइज्ड कम्युनिटी को फाइनेंशियल हेल्प 5,000 ओवरड्राफ्ट मिलेगी, बट वो भी क्या शर्त है, रेगुलर मेंटेनेंस वगैरह, तो ये भी मेन मकसद नहीं। मेन मकसद क्या है, फाइनेंशियल इंक्लूजन भारत में बढ़े, वित्तीय समावेशन बढ़े, वो इसका प्रयोजन है। अब सवाल, उससे पहले खाकी फिल्म कितनों ने देखी आपने? उसमें सिचुएशन कुछ ऐसी है कि विलन अजय देवगन कहीं पे बॉम्ब प्लांट करता है और डीसीपी अमिताभ बच्चन उसको डिफ्यूज कर देता है और वो मस्ती में आ जाता है। तो अजय देवगन उसे फोन करके रिमाइंड करता है कि इस बार तो तुम लकी थे, लेकिन तुमने हर बार लकी रहना पड़ेगा और मुझे केवल एक बार लकी रहना पड़ेगा। कहीं एक जगह बॉम्ब डाला और वो फट गया तो मेरा काम हो गया। सो सेम अप्लाइज टू देवगन, सेम अप्लाइज फॉर यूपीएससी। ये पिछले साल आपको सस्ते वाले सवाल पूछ लिए, इकोनॉमी में सारे 20-22 सवाल ऐसे टाइप के थे, तो आप लोग तो बच गए, लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर साल वो ऐसा ही करे। उसको अगर बिगाड़ना हो तो वो ऐसे भी कर सकता है, पॉलिटी के केवल 5 सवाल निकालो, इकोनॉमी के केवल 5 सवाल और बाकी सारा पेपर दूसरे सेगमेंट में डालो, राइट। या फिर कि 20 सवाल इकोनॉमी के ही निकालो, लेकिन जीडीपी, माइक्रो इकोनॉमिक्स के उल सवाल बना दो, तो कोई भी हम रिस्क नहीं ले सकते। हर साल 4.5 लाख लोगों से ज्यादा को ये सपना आता है कि हमको भी आईएएस बनना है। अब उनमें से 2014 में कितनों ने क्लियर किया प्रीलिम? 16,900। 2015 में बहुत आसान पेपर था, इकोनॉमी वाला सेगमेंट। आप देखो ये पीएमजेडीवाई, एसएलआर में 50 पॉइंट्स कमी करोगे तो क्या होगा, इनमें बैंक रेट और उसमें से कौन सा मॉनेटरी पॉलिसी का कंपोनेंट है, सो ऑन। तो मतलब पेपर तो बहुत सस्ता था, तो फिर कम लोग क्यों सिलेक्ट हुए? क्योंकि जगह कम थी। एक और बात, ये तो बराबर की इसके रेशियो में, लेकिन जो बहुत सारे ऐसे लोग की बार बार प्रीलिम क्लियर करते थे पुराने सालों में, वो फेल हो गए। बहुत सारे लोग की जो प्रीलिम में इंटरव्यू तक पहुंचे थे वो भी ये 15 की प्रीलिम में फेल कर गए। बहुत सारे ऐसे लोग जो प्रीवियस यूपीएससी टॉपर्स थे और अपना रैंक इंप्रूव करने के लिए वापस परीक्षा दे रहे थे, वो भी फेल हो गए। तो आप कोई भी चीज ऐसे टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते कि मैं तो कर लूंगा और इकोनॉमी मेरे को आता है, हिस्ट्री आता है, पॉलिटी नहीं। वो तो मतलब तबियत से तैयारी सभी को हमने करनी है। वापस आते हैं, हम लोग बात कर रहे थे प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, वहां वीकर सेक्शन मतलब कौन कौन सी चीजें आते हैं, हमने कंपोनेंट देख लिए। अब दूसरी बात की एमएसएमई इंडस्ट्री को जो पैसा देंगे वो भी पीएसएल में गिनते हैं, तो इसका क्या डेफिनेशन? एमएसएमई इंडस्ट्री के 2 प्रकार हो सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस। तो मैन्युफैक्चरिंग में कैटेगरी इस प्रकार से बनेगी कि आपने प्लांट और मशीनरी में कितना निवेश किया है। माइक्रो किसे बोलेंगे? अप टू 25 लाख, स्मॉल मतलब 25 लाख से ज्यादा लेकिन 5 करोड़ तक का, इतना आपने निवेश किया है। मीडियम क्या? 5 करोड़ से ज्यादा अप टू 10 करोड़। और सर्विस में क्या? केवल इक्विपमेंट में आपने कितना इन्वेस्ट किया उस हिसाब से गिनोगे। माइक्रो मतलब 10 लाख तक का आपने निवेश किया और वो आप चला रहे हैं। स्मॉल 10 लाख से ज्यादा अप टू 2 करोड़, मीडियम मतलब 2 करोड़ से ज्यादा अप टू 5 करोड़। अब सवाल कि इनको पैसा जाएगा ओपीएसएल, तो बैंक राजी है। ये इंटरनल क्लासिफिकेशन क्यों दिए गए? क्योंकि उस हिसाब से बैंक सरकार की अलग अलग जो उनके मदद के लिए चलती है, इनकम टैक्स और उसके अंदर जो जो इनको सुविधाएं दी जाती है। एडिशनली आरबीआई ने ये बोला है कि माइक्रो एंटरप्राइजेस को 7.5% अलग से कोटा होना चाहिए ताकि लघु उद्योगों का भी विकास हो सके। इन सबको जो भी लोन में पैसा दिया जाएगा वो सब
पीएसएल में काउंट होगा, यस, लेकिन अलग से स्पेशल कोटा माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए कि वहां 7.5% पैसा जाना चाहिए पूरे साल जो भी घूम रहा है लोन में। माइक्रो एंटरप्राइज को भी गिनो, खादी और विलेज इंडस्ट्री को भी गिनो, इन सबको गिन के 7.5%। अब सवाल, विलेज इंडस्ट्री आप किसको बोलोगे? ऐसी इंडस्ट्री जो कि ऐसे इलाके में जहां 10,000 से कम पॉपुलेशन है और वहां पर इन्वेस्टमेंट जितने वर्कर है, एक वर्कर के 15,000 उस हिसाब से उससे कम किया गया है। तो ये जो भी पैसा घूमेगा दैट इज ऑल पीएसएल। और कौन कौन सी कैटेगरी है? एग्रीकल्चर तो हमने देख लिया, राइट। अब वहां पर ये किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड में जो पैसा दिया उसके अलावा कौन कौन सी? सॉइल कंजर्वेशन, वाटर शेड, वर्मी कंपोस्ट, बायो फर्टिलाइजर, सीड प्रोडक्शन, कोऑपरेटिव सोसाइटी, फूड प्रोसेसिंग कंपनी, प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी, माइक्रो फाइनेंस वाले, या इवन के नाबार्ड का जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है, इन सभी में कहीं भी पैसा बैंक का गया दैट इज ऑल काउंटेड इन द पीएसएल टारगेट। और एग्रीकल्चर के अंदर हाउसिंग में तो वहां पर भी ऐसे कुछ ना हो कि हाँ स्लम रिहैब तो उसको भी गिनोगे, हाउस रिपेयर उसको भी गिनोगे। अब सवाल कि माल्या अगर 50 करोड़ का बंगला खरीदे और एक बैंक से 1 लाख रुपए लोन में लेके आए तो क्या उसको आप पीएसएल गिनोगे? नहीं। नॉर्म इस प्रकार से कि मेट्रो इलाके तो वहां अगर मकान की कीमत है 35 लाख और वहां अगर बैंक 28 लाख तक जो भी लोन दे दे तो वो गिनेंगे। ये भी क्या प्रयोजन है कि मध्यम वर्ग और उससे कम वालों को ही बैंक का ये पैसा जाए और वो पीएसएल में हम गिने। एक्सपोर्ट क्रेडिट के आप कोई एक्सपोर्टर हैं, 100 करोड़ तक का आपका टर्नओवर है तो वहां आप पैसा लोन में जो गया वो दैट इज ऑल्सो काउंटेड। और वहां इंटरनल कुछ कोटा वगैरह जो बैंक की परीक्षाओं में काम के अपने लिए काम के नहीं। और बात एजुकेशन लोन अप टू 10 लाख रुपीज। नई कैटेगरी आई सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इन टायर 2 टू टायर 4 सेंटर्स, कि वहां स्कूल, हेल्थ केयर, ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन ऐसे कोई भी बनाने के लिए अगर बैंक कोई पैसा देती है तो वो भी पीएसएल कोटा में हम गिनेंगे। फिर रिन्यूएबल एनर्जी, ये भी नई कैटेगरी बनाई भाई ने। रिन्यूएबल एनर्जी में क्या? सोलर, बायोमास जनरेटर अप टू 15 करोड़ रुपीज, विंड मिल्स, माइक्रो हाइडल प्लांट्स, नॉन कन्वेंशनल ऐसे दूसरे स्ट्रीट लाइट, रिमोट विलेज में जो भी आप लगाओ। और इंडिविजुअल हाउस होल्ड को ही कुछ ऐसा करना हो तो 10 लाख तक की लोन वो रिन्यूएबल वाले में गिन सकते हो। पीएसएल की समस्याएं आप समझिए, 40% लोन का पैसा जाना है पीएसएल में, 10% जाना चाहिए एग्रीकल्चर में, 8% जाना चाहिए स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर को। तो मतलब एग्रीकल्चर एज अ होल कितना जा रहा है? 18%। और अगर आप 40% का 18% उस हिसाब से अगर रेशियो निकालो तो जितना भी पीएसएल जाता है उसका 45% तो एग्रीकल्चर में ही जा रहा है लोन का पैसा। पिछले 10 साल के अंदर क्वांटिटी के हिसाब से एग्रीकल्चर लोन में बहुत बढ़ोतरी हुई है, हाँ, लेकिन एग्रीकल्चर का आप जीडीपी देखो या उसका जीडीपी ग्रोथ देखो, प्रोडक्शन, उसमें अपने को इतनी बढ़ोतरी नहीं देखने को मिल रही। तो मतलब ये जो पूरा प्रयोजन था वो हमें उतना आउटपुट नहीं दे पा रहा है। और बात हम ये पाते हैं कि एग्रीकल्चर पीएसएल के नाम पे जो लोन घूम रहे हैं वो ज्यादातर की इंडिविजुअल बड़े फार्मर्स वो उसको पैसा उनको लाभ मिल रहा है, स्मॉल मार्जिनल को नहीं मिल रहा है। और शहरी इलाकों के आसपास वाले किसानों को उनको लाभ ज्यादा मिल रहा है कंपेयर टू बैकवर्ड एरिया। वैसे भाई ने भी इसको तो संज्ञान में लिया और नई सिस्टम में क्या है, 10% टू एग्रीकल्चर प्लस 8% टू स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स, ये उन्होंने इस कारण से लेके आए। तो मतलब ये हाँ एक प्रश्न था, उसकी उन्होंने दवा की। दूसरी, पीएसएल टारगेट मेंटेन करने हैं तो बैंकों ने रिपोर्टिंग करना पड़ता था फाइनेंशियल ईयर के एंड में, मतलब 31 मार्च को। तो उस कारण से ये बैंक वाले जनवरी टू मार्च पीरियड के अंदर ज्यादा लोन का पैसा, मतलब वो ज्यादा तीव्र गति से फोकस करेंगे। किसान को हाथ में पकड़ ले भाई तू भी ले जा, तू भी ले जा, अपना 40% हो गया। जनवरी टू मार्च पीरियड के अंदर जब फार्मर को उतनी आवश्यकता ना हो तब भी उनको लोन का पैसा जल्दी जल्दी घुमाया जाता था। उसके तकलीफ ये होगा कि फार्मर को जरूरत नहीं है और हाथ में पैसा आ गया तो वो सामाजिक प्रसंग, मोबाइल, मोटरसाइकिल, उन सब में वो पैसा चला जाएगा। So loan money not used for agriculture but social event, house repair, vehicle, mobile, जिसके कारण हमको ये जीडीपी में पैसा, एग्रीकल्चर जीडीपी बढ़िया नहीं दिखेगा। उसकी भी राजन भाई ने दवा की कि एनुअल रिपोर्टिंग नहीं, अभी बैंकों ने क्वार्टरली रिपोर्टिंग करना पड़ेगा। 3-3 महीनों पे तुम मुझे रिपोर्ट दो कि क्या आप कर रहे हो, ताकि ये भी थोड़ा कैलिब्रेटेड होके चले, मार्च रश ना हो। सवाल, अगर पीएसएल में ये टारगेट मेंटेन नहीं किए तो क्या सजा करोगे? एक तरफ की आपकी देसी शेड्यूल कमर्शियल बैंक या ऐसी फॉरेन बैंक जिनकी भारत की अंदर 20 या उससे अधिक ब्रांच है, जितना कोटा मेंटेन नहीं करेंगे उतना सारा पैसा उनको नाबार्ड के रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड में दे देना पड़ेगा, जहां से राज्य सरकारों को पैसा जाएगा और वो
जैसे अपना ये नर्मदा कैनाल डेवलपमेंट, रूरल रोड, ऐसा कुछ करेंगे, और ब्याज में तो उनको पैसा वो प्रिंसिपल इंटरेस्ट वापस होगा, बट लॉन्ग टर्म लोन होगी तो धीरे धीरे आएगा। उसके सामने ऐसी फॉरेन बैंक जिनकी भारत में 20 से ब्रांच कम है, वो अपना कोटा मेंटेन नहीं कर पाए, तो उनका पैसा जाएगा सिडबी की स्मॉल एंटरप्राइज डेवलपमेंट फंड, और वो भी वही कैश चलेगा। ठीक, अब यहाँ एक समस्या है। देखिए, बैंक ने जितना कोटा मेंटेन नहीं किया उतना उन्होंने दे देना पड़ना है, सजा के रूप में नाबार्ड को दो या सिडबी को दो। वो लोग लॉन्ग टर्म लोन में घुमाएंगे पैसा, और आपको प्रिंसिपल इंटरेस्ट वापस होगा, बट बहुत देरी से। मान लो 20 साल में मेरे को लोन इंटरेस्ट मिले, उससे बढ़िया कि अगर बैंक को 1 साल 2 साल में वो चीज वापस मिल जाती तो वो पैसा वापस सर्कुलेट कर पाते कहीं और पे, और बढ़िया बढ़िया काम हो पाता। तो इसकी दवा के रूप में एक और जुगाड़पंथी लेके आए, जिसको बोलते हैं प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट। 2016 अप्रैल से भाई ने ये लागू करा है। मान लो 2 शेड्यूल कमर्शियल बैंक है, SBI एंड ICICI, दोनों ही 1 साल के अंदर मान लो कि 100 करोड़ लोन में घुमा रहे हैं। अब PSL कोटा कितना होगा? 40%, 40 करोड़। एग्रीकल्चर वाला कितना होगा? 10% एग्रीकल्चर को दो प्लस 8% स्मॉल मार्जिनल फार्मर को दो, मतलब 18 करोड़, राइट। अगर ये बैंक 100 करोड़ लोन में घुमा रहे तो अपेक्षित है कि 18 करोड़ वो एग्रीकल्चर वालों को दे। दोनों के ऊपर मान लो कि इतना ही पैरेलल ये चल रहे हैं। लेकिन SBI वालों ने मान लो कि उनका रूरल पेनिट्रेशन, रूरल ब्रांच ज्यादा है, तो उन्होंने एग्रीकल्चर को 20 करोड़ लोन में पैसा दे दिया है। इनका शहरों में प्रभाव ज्यादा है, गांव में कम है, तो ये चाहते थे फिर भी केवल 16 करोड़ ही एग्रीकल्चर को लोन में दे पाए। मतलब दोनों को कितना देना था? 18%। 2 करोड़ इन्होंने कम दिया, 2 करोड़ इन्होंने ज्यादा दे दिया है। अब ऐसे केस में मान लो कि SBI अरुंधति मैडम, जो ये 20 करोड़ के लोन पेपर उनके पास होंगे एग्रीकल्चर वालों को मैंने दिया है, उस हिसाब से कुछ नए सर्टिफिकेट वो प्रिंट करा देती और वो चीज ICICI को बेच देती। Amazon.com पे नहीं, लेकिन RBI का ये ई-कुबेर प्लेटफॉर्म है, उसके जरिए इलेक्ट्रॉनिकली ये ट्रांसफर कर दे कि भाई मैंने 20 करोड़ के लोन घुमाए हैं एग्रीकल्चर में, उसमें से ये 2 करोड़ वाली आप रखो। तो अब क्या होगा? इधर उनका माइनस 18 करोड़, इनका कोटा फुलफिल हो गया 16 करोड़, मतलब इनको 2 करोड़ कम हो रहे थे एग्रीकल्चर PSL में, 2 करोड़ का उन्होंने सर्टिफिकेट ले लिया, तो इनका भी कोटा पूरा हो गया। मतलब कि इनको अदरवाइज क्या करना पड़ता? ये 2 करोड़ इधर डालने पड़ते नाबार्ड में, लॉन्ग टर्म लोन में, वो बच गए, तो ये उनका काम हो गया। सो दिस सर्टिफिकेट इट इज प्रायोरिटी लैंडिंग सर्टिफिकेट। टेक्निकली समझते हैं, ये एक प्रकार का शॉर्ट टर्म अकाउंटिंग इंस्ट्रूमेंट है। शॉर्ट टर्म इसलिए क्योंकि एक फाइनेंशियल ईयर में वो खत्म हो जाएगा। अभी के लिए जो भी पैसा लोन में घूमे सर्टिफिकेट, तो वो कब एक्सपायर हो जाएगा? 31 मार्च 2017 को। दूसरी बात, ये चीज जो बेची वो ये नहीं कि इनके लोन पेपर इन्होंने इसको बेच दिए, नहीं, ये तो अलग से एक अकाउंटिंग इंस्ट्रूमेंट है, जिसके ऊपर ये मिनिमम 25 लाख की लोन पे एक पैक बनाएंगे, तो ऐसे 8 पैक करने पड़ेंगे, तब जाके 2 करोड़ का ये हो गया। अब ये चीज 2 करोड़ में नहीं बिकेगी, वो कितने में बिकेगी? दैट इज डिपेंडेंट ऑन मार्केट फोर्सेस, कि इनको कितनी गरज है और इनको कितना और लोग मांग रहे हैं मुझसे। तो दैट विल बी डिसाइडेड बाय द मार्केट। मार्केट मतलब यहाँ ऑनलाइन जो भी बिडिंग होगा। अब अपने को सवाल की SBI को इसमें क्या है? इनको तो गरज है कि मेरे को चाहिए, ये क्यों बेचे? क्योंकि उनको सेलर फी मिल रही है, तो उनको इतना मुनाफा हो जाएगा, और वो बैंक की जो भी चीज बेच रही है बैंक, उसकी मिसेलेनियस इनकम में वो काउंट करेंगे। आप खास ये समझिए कि ये जो किसान ने लोन ली है, उसके कर्जे का लोन पेपर वो ICICI को नहीं बेच रहे हैं, उस लोन पेपर के हिसाब से नया अकाउंटिंग इंस्ट्रूमेंट जनरेट करके यहाँ पर बेच रहे हैं, जो कि 1 साल में खत्म हो जाएगा। मतलब ये 2 करोड़ ऐसा अकाउंटिंग में गिनने के लिए, ऐसा नहीं कि 2 करोड़ इनको दे दिया और ये ICICI वाले जाके इससे 2 करोड़ वसूलेंगे, नहीं। क्रेडिट रिस्क, एसेट्स, कैश फ्लो, ये सारी चीजें किसके हाथ में रहेंगी? SBI ने, क्योंकि इसने किसानों को लोन लिया है, तो डिफॉल्ट भी कर गया तो इनके माथे है, और जो भी पैसा है वो भी इनके हाथ में। दिस इज प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट। ज्यादा टेक्निकल आपको यहाँ से मिल जाएंगे। अब ये प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट 4 प्रकार के होंगे। एक तो PSL ओवरऑल, कि आपको 40% में कमी आ रही है तो ऐसा सर्टिफिकेट जाके खरीद लो, या फिर कि एग्रीकल्चर, क्योंकि उसमें कितना है 10%, या फिर कि PSL स्मॉल मार्जिनल फार्मर, क्यों वहां पर 8% वाला कोटा है,
या फिर कि पीएसएल माइक्रो एंटरप्राइज, क्योंकि वहां पर 7.5% वाला कोटा है। तो जो भी आपको कमी आ रही है वो जाके आप ऐसा इंस्ट्रूमेंट ऑनलाइन खरीद सकते हो। और ये खरीद और बिक्री कौन करेगा? 4 टाइप के प्लेयर रहेंगे, शेड्यूल कमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक, लोकल एरिया बैंक एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक्स। ये लोकल एरिया बैंक क्या है अभी आगे स्लाइड में हम देखेंगे। एक और बात, इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, पब्लिक सेक्टर बैंक, रीजनल रूरल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक में ये चलता है। 2006 से लागू किया गया कि इन्होंने 3 लाख तक के जो एग्रीकल्चर लोन दे उस पे रेट कितना चार्ज कर सकते हैं? मैक्सिमम 7%। और केंद्र सरकार इस पे 2% इंटरेस्ट सबवेंशन देगी, मतलब किसान के बजाय सरकार उतना पैसा ब्याज में उनको दे। सेकंड, अगर वो किसान नियमित रूप से लोन का भुगतान कर रहा है तो एडिशनल 1% सबवेंशन, मतलब किसान ने अगर लोन लिया 7% में उसको पड़ रहा है, -2% -1%, तो हाथ में कितने में पड़ा उसको? 4%। तो इफेक्टिवली 4% इंटरेस्ट रेट को ऊपर किसान को जो लोन मिल जाए, दैट इज एग्रीकल्चर इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम। आरबीआई ने दीपक मोहंती कमेटी बनाई। दीपक मोहंती आरबीआई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। उसका प्रयोजन ये था मिड टर्म पाथ टू फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेशन के लिए। उसने इसका क्रिटिसिज्म किया है। इंटरेस्ट सबवेंशन के नाम पे बजट 2015 में बोला था कि 8.5 लाख करोड़ की लोन हम घुमाएंगे, और अब सरकार ने उसे बढ़ा दिया। 2016 में बोलता है कि 9 लाख करोड़ हम ऐसे घुमाएंगे एट 4%। दीपक मोहंती क्या बोलते हैं? किसान को लोन कितने में पड़ती है? 4% में। अब वो एसबीआई से 4% में लोन लेके आए एग्रीकल्चर लोन, और उसी पैसे से लाख रुपए की वापस एफडी करा दे 7% में, तो उसको तो घर बैठे बिठाए 3% प्रॉफिट हो रहा है। और ये उसने ऑब्जर्व किया कि द मनी इज डाइवर्टेड फॉर नॉन एग्रीकल्चर पर्पज इंक्लूडिंग फिक्स डिपॉजिट्स। और ये तो फिक्स डिपॉजिट 7%, तो ठीक, अगर किसान में अगर ज्यादा बुद्धि होगी तो वो क्या करेगा? लघु बचत योजना, स्मॉल सेविंग में जाएगा, क्योंकि वहां 8.7% 9% मिल रहा है। तो ये तो बैठे बिठाए, मतलब जो काम होना चाहिए कि लोन के पैसे से वो सीड फर्टिलाइजर खरीद के कुछ एग्रीकल्चर जीडीपी बढ़ाए, वो हो नहीं रहा है। दूसरी बात, ये पैसा स्मॉल मार्जिनल फार्मर तक नहीं पहुंच रहा है, जो कि राजन भाई ने वैसे तो इसकी दवा कर दी। क्या नए पीएसएल में 8% कोटा इनको दिया गया है। लेकिन खैर, दीपक मोहंती ने ये बोला कि ये इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम नहीं होनी चाहिए, उसके बदले आप यूनिवर्सल क्रॉप इंश्योरेंस सब्सिडी ऐसा लेके आओ। मतलब किसान को लोन का पैसा 7% में ही मिले, लेकिन वो जो खेती कर रहा है उसके ऊपर उसे क्रॉप इंश्योरेंस जो भी करे उसमें सरकार की तरफ से उतना पैसा, प्रीमियम उसको जो भी भरना है तो सरकार थोड़ा भर दे, सो ऑन। एक तरह से ये बात उसके हिसाब से सही है, क्योंकि ये आईएसएस इंटरेस्ट सबवेंशन से लाभ नहीं हो पा रहा है। लेकिन क्रिटिसिज्म क्या, अगर किसान का आपने क्रॉप इंश्योरेंस करा दिया तो उसे लाभ कब होगा? जब फसल उसकी बर्बाद हो जाए, तब उसको वो पैसा मिलेगा, राइट? पर मान लो कि फसल बर्बाद भी नहीं हुई और वो किसी बैकवर्ड एरिया में रहता है जहां पर कि मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस के हिसाब से प्रोक्योरमेंट भी नहीं हो पा रहा है, और ये मंडी वाले उसका शोषण कर रहे हैं, तो उस केस में उसे क्या मदद मिलेगी? कोई नहीं। अगर आईएसएस चालू रहा तो एटलीस्ट ये तो उसके पास कुशन है कि वो सस्ते में सीड फर्टिलाइजर लेके अगले साल कुछ खेती कर पाता, राइट? तो ये कुछ बात ठीक नहीं है। फिर ये कुछ मुद्दा था चल रहा था, देखिए और क्या बोल के गए दीपक मोहंती। लोगों के पास स्मार्टफोन हो तो उस पर ऑनलाइन बैंकिंग कर सकते हैं, लेकिन गरीब लोगों के पास तो वो पुराना मोबाइल रहता है, वहां पर स्मार्टफोन नहीं बट यूएसएसडी मतलब *112# करके आप भेजो तो बीएसएनएल से आपको कितना बैलेंस है वो मिल जाएगा, राइट? तो उस प्लेटफॉर्म को मदद से आप और फाइनेंशियल इंक्लूजन की कोशिश करो। मिडिल स्कूल के अंदर पढ़ती बच्चियों के अंदर बैंकिंग हैबिट्स कल्टीवेट करने के लिए सुकन्या शिक्षा स्कीम लेके आओ। एमएसएमई इंडस्ट्री में आजकल सरकार की स्टार्टअप स्टैंड अप इंडिया करके एक स्कीम लेके आई, मुद्रा बैंक अलग से है, और ये सब कुछ चल रहा है। तो हो सकता है कि कुछ गफला कोई लोग कर दे कि एक ही आदमी 3-4 जगहों से लोन का पैसा लेके आए अपने घर वालों के नाम पे। तो एमएसएमई के अंदर यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होना चाहिए, और वो सारे नंबर और डेटा सभी बैंक वाले एक दूसरे के साथ शेयर करें ताकि एनपीए और लोन फ्रॉड का किस्सा ना हो जाए। ठीक, वापस आते हैं हम लोग। बैंकिंग सेशन, एनपीए खत्म, मॉनेटरी पॉलिसी खत्म, ये भी हमने समझ लिया। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, उसका नया फ्रेमवर्क और उसके सर्टिफिकेट सिस्टम क्या है। अब आते हैं डिफरेंशियल